आज हमारे साथ जुड़े हैं बिहार के चंपारण से साजिद साहब। अ, नमस्कार। साजिद जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप सबको पता ही होगा कि इस समय भारतवर्ष में कोरोना की महामारी है, लेकिन उसके साथ-साथ बिहार और असम के इलाके इस समय बाढ़ की चपेट में भी हैं। और अगर हम बिहार अकेले की बात करें तो कम से कम 7 से 10 लाख लोग बिहार की चपेट में बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कम से कम 38 में से 10 जिले बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हैं। लोगों का रहन-सहन और इसमें काफ़ी सारा उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में साजिद साहब ने हमसे फेसबुक पे कनेक्ट किया और वो बोले कि विकास, हम देश की बात में अपनी बात रखना चाहते हैं। बिहार की इस आपदा पर हम लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो साजिद साहब जो हैं वो बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जो ज़मीनी स्तर पर काफ़ी लोक हित के समाज सेवा के कार्यक्रम करती है। तो साजिद साहब, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, अ, विकास स जी। साजिद साहब, अपने शब्दों में क्या आप हमें बताएँगे कि फिलहाल बिहार में बाढ़ की क्या स्थिति है? मैंने मैप इसीलिए रखा है ताकि जो लोग बिहार को अच्छी तरह नहीं समझते उसकी पृष्ठभूमि को, उसका थोड़ा-सा अंदाज़ा ले पाएँ, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर देखिए सकते हैं। विकास जी, अगर बाढ़ की बात करें तो तकरीबन 10 ज़िले ऐसे हैं बिहार के, जो प्रभावित हैं बाढ़ से। और आपके ठीक ऊपर जो है वो पूर्वी चंपारण जो येलो कलर का लिखा हुआ है, वो इलाका एक हमारे यहाँ तिरवाह इलाका है और उसमें बहुत सारे गाँव हैं। वो नरकटिया विधानसभा का इलाका है। वहाँ की आबादी जो है वो तकरीबन 2 लाख के आसपास है और वहाँ काफ़ी भयावह स्थिति है और बाढ़ ने जो है काफ़ी विकराल रूप रूप ले लिया है। काफ़ी लोग जो है प्रभावित हैं, परेशान हाल हैं, बाढ़ की ज़द में आ चुके हैं। कई सारे घर जो है वो बर्बाद हो चुके हैं, कई सारी ज़िंदगियाँ तबाह हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा जहाँ प्रभावित हुए हैं लोग, कहीं न कहीं वहाँ से उनको रेस्क्यू कर निकाला गया है, निकाल के किसी ऊँचे ऊँचे स्थान पे ले जाया गया है, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ बच सके। एक बहुत चिंताजनक चीज़ इसमें ये है कि सर्पदंश का जो है वो रेशियो काफ़ी बढ़ गया है इसमें। साँप के डसने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी हो रही है और जब लोग फँसे हुए हैं तो सोचिए कि वहाँ से लेकर आना और हॉस्पिटल तक ले जाना कितना टफ़ हो रहा होगा। ये बहुत ही मुश्किल वक़्त से जो है चंपारण के लोग और ख़ास तौर से तिरवाह के लोग जो है गुज़र रहे हैं। बिहार के अंदर 10 ज़िले ऐसे हैं जहाँ लोग बहुत अच्छे खासे, जैसे दरभंगा है और बाकी ज़िले ऐसे हैं, लोग प्रभावित हुए हैं, काफ़ी परेशान हाल हैं और तमाम जो तो है सामाजिक संगठन आपके और जो भी मदद के लिए आते हैं इस तरह की संगठन और इस तरह के लोग, वो खड़े हुए हैं इस आपदा में, इस परेशानी में, तो ताकि मदद साजिद पहुँच साहब, सके लोगों तक। अगर जी। हम समझने की कोशिश करें तो बाढ़ तो वहाँ पर आई है, तो इस समय की स्थिति क्या है? क्या वहाँ पर पानी भरा हुआ है या लोगों के खाने-पीने में ज़्यादा दिक्कत है या फिर लोग वहाँ से विस्थापित हो चुके हैं? तो इस समय वहाँ पे एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन क्या है? क्या वो पानी का ग्राउंड भराव वहाँ पर? सिचुएशन की अगर बात करें विकास जी, तो यहाँ बूढ़ी गंडक नदी है। तो ये तो एक बेसिकली पानी जो है वो नेपाल से आता है हमारी तरफ और यहाँ तटबंध हैं जो वो टूट चुके हैं, कई सारे तटबंध जो हैं वो टूटे हैं। पानी का आना बहुत ज़्यादा हो गया है, नेपाल ने पानी छोड़ा हुआ है और बारिश भी वैसी ही हुई है, खूब बारिश हो रही है, लगातार यहाँ बारिश हुई है। तो बारिश का पानी और नेपाल का पानी छोड़ना, ये बहुत ही खतरनाक, दोनों ने जो है मिलकर जो शक्ल अख्तियार कर ली है, जो रूप धारण कर लिया है, वो काफ़ी खतरनाक शक्ल और रूप इन लोगों ने धारण कर लिया है, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही आई हुई है। बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। कई कई घर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं इस बाढ़ के अंदर और आप जो है हमेशा मुद्दों को उठाते रहते हैं और हमने देखा है कि आप अपनी बात जो है खुलकर रखते हैं और काफ़ी लोग भी प्रभावित होते हैं आपकी बातों से। तो एक मौका मिला आपके ज़रिए बात रखने का, हमने सोचा कि विकास जी के ज़रिए अपनी बात को रखी जाए
ताकि वहां कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सके, मदद मिल सके। बेसिकली मकसद यही था कि वहां जो प्रभावित लोग हैं वहां तक जो है वो मदद पहुंचाई जा सके, मदद मिल सके। अगर आपके पेज के जरिए और आपके लाइव के जरिए सरकार तक ये बातें पहुंच रही हों, या उनके नुमाइंदे तक ये बातें पहुंच रही हों, या फिर जितने सामाजिक संगठन हैं हिंदुस्तान के अंदर और बिहार के अंदर, खासतौर से बिहार के अंदर मैं बात करूंगा, उन तमाम लोगों से ये गुजारिश, ये रिक्वेस्ट है और ये अपील है कि आप जो है मदद के लिए आगे आएं। और ये जो हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं अभी, जिस सिचुएशन और जिस हालात में लोग अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए आपको आगे आना होगा, क्योंकि अभी काफी भयावह स्थिति है। बाढ़ की साजिद भाई, काफी बुरा शक्ल तो बाढ़ ने इख्तियार कर लिया है। जी। तो, दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण जिलों में आता है। थोड़ा सा अगर मैं इतिहास के बारे में बताऊं तो महात्मा गांधी जी ने जो चंपारण का सत्याग्रह शुरू किया था वो इन्हीं जिलों से शुरू किया था। अगर हम बात करें आज की तो मनोज वाजपेयी जी, प्रकाश झा जो एक बॉलीवुड के ना माने जाने माने चेहरे हैं, वो भी यहाँ से आते हैं। अगर धार्मिक दृष्टि से बात करें तो महर्षि वाल्मीकि जो ऋषि हुए थे, जो रामायण के पहले रचयिता कहे जाते हैं, वो भी पश्चिमी चंपारण से आते हैं। तो ये जो जगह है, ये इतनी, यहाँ से इतने बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म हुआ है। तो अगर यहाँ पर भी ध्यान नहीं जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो प्राइम टाइम के जो मीडिया चैनल है वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। अगर आप इसको देख रहे हैं, अगर आप बिहार से हैं, आप इसको शेयर कीजिए। अगर आप बिहार से नहीं भी हैं और आप ये आवाज आगे तक पहुंचाना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों को इस समय पता लगे कि 10 करोड़ की आबादी का राज्य बिहार और कम से कम 10 लाख लोग यहाँ पर विस्थापित हो रहे हैं। उनकी मदद के लिए जो भी आप कर सके। तो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन साजिद साहब, एक क्वेश्चन आएगा कि भाई हम वीडियो तो हम शेयर कर देते हैं, लेकिन किस टाइप की मदद वो कर सकते हैं एग्जैक्टली आप और आपका जो ग्रुप है या आपके जो बाकी सामाजिक संगठन है वो जमीनी स्तर पर क्या कर रहे हैं? कुछ स्पेसिफिक अगर आप लोगों से अपील करना चाहें तो वो क्या होगी? विकास जी, अभी जो बातें आपने रखी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। शायद चंपारण जो है, चंपारण को सभी लोग जानते होंगे, हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में जो है चंपारण को लोग जानते हैं, क्योंकि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, अभी जो आप हिस्ट्री बता रहे थे। और ऋषि वाल्मीकि का जो है वो यहाँ वाल्मीकि नगर में तपोभूमि है। वाल्मीकि नगर है हमारा वेस्ट चंपारण में, और काफी ऐतिहासिक जगह है। लौह कुश का जन्म भी यहीं हुआ था, मैं आपको बता दूं। और आपने एक्टर मनोज वाजपेयी की बात कही, और प्रकाश जो डायरेक्टर हैं उनकी बात आपने कही। तो एक से एक लोग यहाँ जन्मे और खूब नाम कमाया है, और चंपारण का नाम रोशन भी किया है। और सबसे वो दूसरा जो सवाल था आपका ये था कि जो बाढ़ में किस तरह की मदद जो है लोग कर सके। और तो मैं यही कहूंगा, देखिए अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से जो चीजें हैं, लोग के पास गैस सिलेंडर्स नहीं हैं, और जलाने को जो लकड़ियां जलाई जाती हैं तो वो भीगी हुई लकड़ियां हैं, वो भी जला नहीं सकते हैं। तो खाना बनाना बड़ा मुश्किल है उनके लिए, बहुत ही मुश्किल काम है। तो सूखी सामग्री, जो राशन खाने की सामग्री हो, वो पहुंचाई जाए, सबसे वो सूखी सामग्री पहुंचाई जाए कि खा सकें और पानी पी सके, एक आध महीने अपनी जिंदगी 15 दिन 20 दिन ऐसे ही व्यतीत कर सके, गुजार सके। और साथ ही साथ प्लास्टिक की शीट्स वगैरह जो है उनको दी जाए, ताकि बारिश से वो बच सकें, या फिर कुछ जो है शेड्स वगैरह डाल सकें उस शीट्स के, और जो है वो कम से कम कहीं ना कहीं उनको छांव मिल सके उन तमाम चीजों का। तीसरी चीज ये आती है कि जब ये बाढ़ धीरे धीरे जब कम होता है तो बीमारियां शुरू होती हैं तरह तरह की। तो उसके लिए फिर दवाएं, और इनिशियल अभी जो सूखी सामग्रियां देने की बात कर रहा था, तो मैं उसके साथ आप जोड़ना चाहूंगा कुछ चीजें, जैसे मच्छर मारने की अगरबत्ती होती है, मोमबत्ती हुई, लाइट की परेशानी हो जाती है तो मोमबत्ती दिया जा सकता है, मच्छर मारने की अगरबत्ती दी जा सकती है। जो इनिशियल दवाएं हैं, जो जरूरत की दवाएं
हैं, जैसे फीवर हो, वोमिटिंग हो या दस्त की दवाएं हो, लूज मोशन की जो कहते हैं लूज मोशन की दवाएं हो, ये जरूरत की दवाएं जो बेसिक दवाएं हैं जो हर घर में मौजूद होता है और रखना भी चाहिए, ये दवाएं जो है मुहैया कराने की कोशिश की जाए। उसके उसके बाद से जो है धीरे धीरे जैसे बाढ़ कम होता है विकास जी, बीमारियां जो है वो शुरू होती हैं, और बीमारियां शुरू होती हैं तो उस वक्त जो है स्किन डिजीज वगैरह काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं इस बाढ़ में, क्योंकि पानी लगता है, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होनी शुरू होती हैं। तो उस कंडीशन में उस वक्त जो है प्रॉपर दवाएं जो हैं वो पूरी जो डॉक्टर से पूछ के, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के वो मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल तो इनिशियली मैं यही कहूंगा कि साजिद भाई, इसको थोड़ा सा जी संक्षिप्त में आप ये बताइए कि इस समय ऐसी आपका कोई फोन नंबर, ईमेल आईडी जो ग्राउंड पे संस्थाएं हैं, या फिर जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं कि अगर जब केरला में जब बाढ़ आई थी तो एक पर्टिकुलर उनका कुछ पेज था जहां पर उन्होंने हर जिले के अंदर संपर्क नंबर दे रखे थे जिनसे लोग कनेक्ट कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसे अकाउंट नंबर्स थे फेसबुक के जरिए जहां पर लोग जाकर अटैच कर रहे थे, ताकि इसमें क्या होता है कि बाढ़ के समय पे काफी लोग आपदा में अवसर भी ढूंढते हैं, तो लोगों को ये बिल्कुल। रहता है कि कहीं ये पैसा सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा, मदद सही जगह जा रही नहीं जा रही। तो इसके लिए क्या कोई ऐसा पेज या फिर ऐसा कोई फोरम है जहां पर लोग जाकर जुड़ सके, आवाज उठा सके, या फिर जो उनको सामग्री देनी है या वो पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, उनके बीच में एक तालमेल बैठा जा सके? तो ऐसे कुछ पेजेस हैं जो बिहार में इस समय काम कर रहे हैं जिनसे लोग जुड़ सकें? देखिए, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन, तकरीबन तकरीबन बिहार के 38 जिलों में काम कर रही है। और हमारा जो है बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी चंपारण के नाम से बाकायदा पेज है और फेसबुक पेज है। वहाँ पे लोग जाकर डिटेल्स देख सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम किया है, तकरीबन वो सारी डिटेल्स वहाँ पड़ी हुई है। हर आपदा के घड़ी में हमारा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ है और यही आवाम, जो यहाँ की आवाम है, वो सपोर्ट करती है। लास्ट टाइम 2017 में भी दिल्ली से इनफैक्ट कई संगठन आके हमारे साथ उन लोगों ने काम किया है और भी यहाँ के लोकल संगठनों ने मिलकर काम किया है। उस वक्त भी बाढ़ आया हुआ था, काफी परेशानी थी। उससे पहले हम लोगों ने अर्थक्वेक में काम किया। ये तमाम डिटेल्स हमारे फेसबुक पेज, जो बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी चंपारण के नाम से है, वहां पे पड़ा हुआ है। वहां नंबर भी उस पेज पे पड़ा हुआ है। जिन भाइयों को अगर मदद करनी होगी, वहां से कॉल करके और जो है मैसेज छोड़ के, इनफैक्ट मैसेज भी छोड़ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। वो मदद की शक्ल क्या होगी वो बता दें, बेहतर किस शक्ल में सामग्री भेजना है, या कोई दवाएं भेजनी है, या फिर अमाउंट की शक्ल में मदद कर रहे हैं कि यहां से सामग्री खरीद के दी जा सके। जैसा वो बेटर समझे, जैसा चाहें वो कर सकते हैं। और ये एक रिनाउंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा संगठन है। तकरीबन पूरे बिहार में हर आपदा की घड़ी में खड़ी रहती है ये संगठन और काम करती है। आप बिल्कुल मेरे पेज पे भी, सैयद साजिद हुसैन के पेज पे भी जाकर देख सकते हैं, फेसबुक पेज पे, बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के पेज पे भी जाकर देखा जा सकता है इन तमाम चीजों तो को। विकास दोस्तों, जी, जैसा कि साजिद साहब ने बताया है, काफी और संगठन भी है, इनका बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी है। आप फोन नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं और इनकी जो भी यथासंभव मदद हो सकती है वो करने का प्रयास कीजिए। अब सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से आपको क्या लगता है कि मदद पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, लेट पहुंच रही है? उनको आपका क्या मैसेज रहेगा साजिद साहब? देखिए अभी तो जो हालात हैं वहाँ पे और जो मैं देख रहा हूँ, अभी इत्तफाक से खुशकिस्मती कहिए कि हमारे यहाँ जो डीएम आए हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। शरशत कपिल जी हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं और एक्टिवली काम कर रहे हैं। बहुत ही जोशीले हैं, उनसे मैं मिला हूँ एक बार और बात भी हुई है। बहुत जोशीले हैं, बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो इलाका प्रभावित है और जो अभी ज़रूरत है, वो एनडीआरएफ की टीम की ज़रूरत है और जो है नाव बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने काम किया था तो बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस ये रहा विकास जी कि जो वाक़ई प्रभावित इलाके थे, वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुँच पाई।
वहां कवरेज नहीं कर पाई, वहां उनके हालात को और उनकी परेशानियों को दिखा नहीं पाई। जो सरकारी चीजें जो मदद के लिए पहुंचाई जा रही थी, वो सही जगह पे नहीं पहुंच रही थी। कहीं ना कहीं कोताही जो है, सामान अगर आया भी तो जो पहुंचाने वाले हैं उनके तरफ से कोताही थी। तो ये तमाम चीजें हम लोगों ने महसूस की। मैं ये इस बात को दावे से कहता हूं विकास जी, अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते, सामाजिक संगठन नहीं होते, अगर वो मदद नहीं पहुंचाते, तो स्थिति और भी भयावह हो जाती और परेशानियां उत्पन्न होती विकास जी। साजिद भाई, एक मानना है भारत में अक्सर कि हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा बिहार का रहता है। अगर हम बॉलीवुड की बात करें या मीडिया की भी बात करें, उसमें से बिहार से काफी लोग हैं जो प्रतिष्ठित पदों पर हैं, जिनका जो माने जाने चेहरे हैं। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि जो बिहार की बाढ़ है, उसको प्राइम टाइम मीडिया में वो जगह, वो आवाज नहीं मिल पा रही है? इवन असम की भी हम यहाँ बात करेंगे। तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि वो आवाज नहीं पहुंच पा रही, और कहीं ना कहीं इसके कारण ये मुद्दा कहीं ना कहीं जितनी हेल्प पहुंच सकती थी, उतनी हेल्प शायद नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, विकास जी, आवाज जो पहुंचने की बात है तो लगभग आजकल सोशल मीडिया तो ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है जहां चीजें डलती हैं और शेयर भी होती हैं, और इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचती भी है। बहुत सारे लोग जो हैं अवगत हो जाते हैं इन तमाम चीजों से। तो मुझे नहीं लगता है कि इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, इंफॉर्मेशन तो पहुंच ही रही है। और कई सारे कवरेज हुए हैं, लेकिन कवरेज एक्चुअली जहां होने चाहिए, जिस जगह पे होनी चाहिए और जहां वाकई जाकर कवरेज करना है, वहां कवरेज नहीं हो रहे हैं विकास जी। और सरकार ने अभी वो मैंने सुना है कि अभी जो है वो लिस्टिंग करेगी, और जो भी प्रभावित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, बाढ़ लोग हैं, उनको 6-6 हजार रुपए देगी। तो खैर पता नहीं क्या होता है। अभी जो लॉकडाउन का पीरियड था उस टाइम भी लिस्टिंग हुई थी और कई सारे मजदूरों को पैसा देने की बात थी, और कितना जो है वो काम किया उन लोगों ने और कहां तक पैसा पहुंचाया है। लेकिन अभी हालात और खराब होते जा रहे हैं। ये लिस्टिंग करना, पैसे पहुंचाना, ये डिपार्टमेंट ये अलग बिल्कुल होना चाहिए। तत्काल जो है सामग्री पहुंचाना, वहां पे राहत का सामग्री पहुंचा के लोगों को रिलीफ देना, और भी जो जरूरत की चीज, मेडिसिन पहुंचाना, एनडीआरएफ की टीम मुहैया कराना, नाव मुहैया कराना, ये तमाम चीजें जो बेसिक चीजें हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, वो जितना जल्द हो सके वो सरकार को करना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर इससे मीडिया को मैं यही कहूंगा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है विकास जी, अगर गट्स है उनके अंदर, अगर हिम्मत है तो जाएं, अंदर घुसें, अंदर घुसें, उसके हालात का जायजा लें और सामने रखें। बाहर बाहर से जाके कवरेज करके, दूर से कवरेज करके निकल जाना, ये बस खाना पूर्ति है और कुछ नहीं है। बस खबर बना देना है। अंदर के क्या हालात हैं, इस हकीकत से लोगों को रूबरू नहीं करवाना है, इससे वाबस्ता नहीं होना है। तो ये खामखा की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो हाय तौबा मचाई हुई है और दूर से ही कैप्चर करके कहीं ना कहीं इन चीजों को दिखा रही है, तो मैं कहूंगा कि वो हकीकत दिखाएं, अंदर घुसे, तब जाकर हकीकत पता चलेगा विकास जी। धन्यवाद साजिद साहब। तो दोस्तों, मेरी भी अपील है आप लोगों से, जितनी मदद कर सकते हैं आप जुड़िए साथ में। और बिहार के हमारे जो भाई बहन इस समय कष्ट भरी परिस्थितियों में है, उनकी मदद के लिए आगे आइए। तो ये इस समय के हालात हो गए। हम अगले के 5 से 10 मिनट थोड़ा सा बात करते हैं साजिद साहब की, ये लगभग हर साल, हर 2 साल बाद की स्थिति है। तो जो जी। स्ट्रक्चरल चेंज होने चाहिए सरकार की तरफ से, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है बाढ़ की? ये लोग जो रह रहे हैं वहां पर, ये जो पानी छूट रहा है, ये तो हर बार की, हर साल की प्रॉब्लम है। तो इसकी जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, क्या उसके बारे में भी आपको आइडिया है कि क्या किया जा सकता है सरकारों द्वारा, या क्या ये लोग आवाज उठाते हैं जो यहाँ के लोग हैं? नहीं, आवाज तो शुरू से उठते रहे हैं गांव के लोग जो हैं, या फिर जो है जो वहाँ के रिहायशी लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो हमेशा इस बात की गुहार लगाते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि भाई आप जो है बांध बनवाइए
और जो तटबंध है उसका कुछ ना कुछ ये कीजिए कि मतलब आगे परेशानी जो हर साल, हर दूसरे और तीसरे साल जो परेशानी, बाढ़ की परेशानी आती है, हम तबाह बर्बाद हो जाते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ कीजिए। और उस पे जो है एक्चुअली हकीकत यही है कि काम नहीं होता है। जो काम होने चाहिए, अभी जो तैयारियां होनी चाहिए, लाइक अभी बाढ़ चला जाएगा और ये ठंडे बस्ते में कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को रख दी जाएगी और वो इंतजार किया जाएगा कि अगली बार बाढ़ आएगा तो उसके कुछ महीने या कुछ दिन पहले कुछ तैयारियां कर ली जाएंगी। वो खाना पूर्ति है और कुछ नहीं है विकास जी। तैयारी पूरी करनी होगी पूरे तरीके से। तटबंध जो है उस पे पूरा काम करना होगा। जो गांव के जो इलाके हैं जहां से वो पानी इन कर रहा है, उसका उसका कुछ ना कुछ सोचना होगा सरकार को कि क्या इसकी शक्ल क्या दी जाए कि परेशानी से निजात मिल सके इन गांव वालों को। हमारे शहर में भी पानी घुसा हुआ है, आपको बता दूं मेरे दरवाजे तक पानी आ चुका है, क्योंकि बारिश इतनी हुई है और बाढ़, दोनों पानी मिलके जो है विकराल रूप ले लिया है। तो तो ये इस यहाँ वजह पर से आपने आपने बताया कि गंडक नदी एक है, और कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पर जिनका प्रभाव पड़ता है इन 10 जिलों पर, ऊपरी जिले जो हम मैप पे देख रहे हैं? नहीं, अभी हमारे यहाँ चंपारण में तो जो बूढ़ी गंडक नदी जो मैं बता रहा था आपको, तिरवा इलाके में है। यहाँ जो है नदी, कई सारी नदियाँ जो हैं वहाँ आके मिलती हैं और बड़ी खतरनाक नदी है। कई सारी जानें उसमें जा चुकी हैं। हमेशा जो है विकराल रूप ले लेती है। तो मैं कहूँ कि वहाँ काम करने की ज़रूरत है। एक्चुअली वहाँ काम होता नहीं है। और काम नहीं होता है कहीं न कहीं ये डिपार्टमेंट जो है, जिसको आपदा डिपार्टमेंट है, कहीं बहुत सोई हुई डिपार्टमेंट है, शुरू से सोई हुई डिपार्टमेंट रही है। इसको काम करने की ज़रूरत है। जो आते हैं वो कहीं न कहीं कागज़ों में तमाम चीज़ें जो है दफ़न कर दी जाती हैं, खानापूर्ति कर दी जाती हैं। इस पे काम नहीं होता है अगर विकास हम जी। हमारे राजनेताओं की बात करें इस एरिया में, हमारी पहले बात हो रही थी, आप बता रहे थे इसमें से कितनी आपकी यहाँ पर सीट्स हैं और कौन सी पार्टी के कितने विधायक चुने हुए हैं यहाँ से? तो मुझे जहाँ तक मालूम है यहाँ 12 विधानसभा हैं और तकरीबन 4 जो हैं वो जीते हुए, आई थिंक राजद से जीते हुए हैं यहाँ पे, और 8 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और यहाँ पे जी, प्रकाश जी। तो ये जो हमारे विधायक साहब हैं यहाँ पर 12 जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनमें से क्या ये एक्टिव हैं? मतलब इस टाइम पे, एटलीस्ट बाढ़ के टाइम में, क्या अपने घरों से बाहर निकल कर ये लोगों के बीच में जा रहे हैं मदद करने के लिए? या फिर कैसा लग रहा है आपको? क्या ज़मीनी स्तर पर लोगों को क्या महसूस हो रहा है दोनों पार्टियों से, विपक्ष, पक्ष, या जितनी भी पार्टियाँ जो सत्ता में आने के लिए लालायित हैं लेकिन इस समय विपक्ष में है बिना किसी सीट के? देखिए, पक्ष विपक्ष की बात करें तो सरकार जो है वो मैंने आपको बताया कि कैसे वो लिस्टिंग करके और तमाम चीज़ें जो है पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा और शेयर भी करना चाहूँगा कि जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, अगर वाक़ई इस आपदा के मौके से और इन तमाम परेशानियों में धरातल पे काम करना शुरू कर दें, तो शायद जो है आज जो जूझ रहे हैं सत्ता में काबिज़ होने के लिए, आने के लिए, वो कहीं न कहीं जो है एक बड़ा सपोर्टिव होगा उनके लिए, डायरेक्ट जो है आवाम से जुड़ने का, उनकी मदद करने का। और जब जुड़ेंगे आवाम से, मदद करेंगे ऐसे मौके से, तो अवाम में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोच उनके लिए अच्छी होगी और जुड़ाव भी होगा। ये हकीकत यही है कि पार्टियों को जितनी सत्ता या पार्टी सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, जो भी पार्टियाँ हैं, अगर धरातल पे काम करना शुरू कर दें, तो मुझे नहीं लगता है कि सामाजिक संगठनों की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। चूँकि इनका वेल ऑर्गनाइज़्ड जो है वो हर ज़िले में होता है, वो टीम होती है बाकायदा, लेकिन उस टीम का कितना यूटिलाइजेशन जो होता है वो ग्राउंड लेवल पे होता है।
किन चीजों में मुझे तो लगता है कि इन्हीं चीजों में ज्यादा यूटिलाइजेशन की जरूरत है। जब मुसीबत का वक्त आए, जब इस तरह की आपदा आए, तो इन संगठनों, इन पार्टियों को जो है खड़ा होना चाहिए, मदद पहुंचानी चाहिए। हर प्रकोष्ठ को, जो भी प्रकोष्ठ भी बांटा हुआ है इन्होंने, डिफरेंट डिफरेंट पता नहीं कितने सारे प्रकोष्ठ ये बांट चुके हैं और बांटे रहते हैं। तो इनके तमाम कार्यकर्ताओं को, विपक्षी जितने हैं, आज कहीं ना कहीं विपक्ष जूझ रही है अपने वजूद को वापस लाने के लिए बिहार के अंदर भी। तो ऐसे जूझने से नहीं होगा। अगर पक्ष काम करती है, जो सत्ताधारी पार्टी है, अगर इस मजबूती से इस पे काम करती है, तो फिर उसको हटाना भी मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। अगर विपक्ष काम साजिद करती भाई, है इस पे। जी, एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। जब भी भारत में हमने देखा है कि अगर बाढ़ जैसी या कोई अर्थक्वेक जैसी कोई परिस्थिति होती है, तो बाकी जी, राज्यों से भी लोग निकल निकल कर आते हैं, जैसे आपने बताया कि पिछले 2 सालों में भी हुआ था। लेकिन इस समय कोरोना की महामारी भी है जिसने देश को जकड़ा हुआ है, और बिहार जी। में टेस्टिंग वैसे ही बहुत कम हो रही है। आप कोरोना का और इस बाढ़ का, ये दोनों जो इस समय वार हो रहे हैं बिहार पर, बिहार की जनता पर, आप क्या देखते हैं कि कोरोना के कारण मदद पहुंचने में क्या कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, या उससे दृष्टिकोण से आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, कोरोना की वजह से तो परेशानी उठानी पड़ी है एक्चुअली। जब प्रिकॉशन लेने चाहिए, इनफैक्ट तो उस वक्त हम लोगों ने लिया, और इसकी शक्ल जो है वो काफी भयावह हो गई कोरोना की। अभी बिहार के अंदर नहीं था, इनफैक्ट जब मोदी जी ने अनाउंस किया कि जो है वो पूरा कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा और पूरी बंदी रहेगी, उस वक्त हमारे तरफ जो है एक दो पेशेंट शायद ही होंगे या नहीं थे। लेकिन जैसे ये खुला है, उसके बाद जिस रेशियो से बढ़ा है, तो वो पोटेंशियल नहीं था बिहार के अंदर, और वो चीजें नहीं थी, वो संसाधन नहीं थे स्वास्थ्य विभाग के पास कि इसको जो है कंट्रोल कर सके, चेक कर सके। तो लॉकडाउन पीरियड जो है, ठीक है, आप उसको चेन सिस्टम को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाते हैं, लॉकडाउन करते हैं, लेकिन साथ साथ अगर आप टेस्ट नहीं करते हैं, तो फिर आप कैसे पता करेंगे? आप जो है ट्रीटमेंट जो है लोगों को मुहैया नहीं कराते हैं, अच्छी व्यवस्था मुहैया नहीं कराते हैं, तो फिर कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि इतना जल्दी हम लोग कोरोना से जंग लड़ सकते हैं? और जहां तक राहत पहुंचाने की बात है, तो सरकारी काम तो सारे हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, और जो ऑफिसेज वगैरह हैं तकरीबन तकरीबन खुले हुए थे। तो काम करना हो तो वो किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर आपको राहत सामग्री पहुंचानी हो सरकार के तरफ से, तो अभी भी पहुंचाए जा सकते हैं। सारे वसाइल उनके पास हैं, सारे रिसोर्सेज उनके पास हैं, तमाम तरह की चीजें उनके पास हैं, वो पहुंचा सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि लॉकडाउन है, तो वो एक्सक्यूज देने वाली बात है विकास जी, वो एक एक्सक्यूज है। तो मैं यही कहूंगा कि अभी कोरोना की जो हालत है बिहार के अंदर, इसमें टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग को बहुत काम करने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग अगर काम नहीं करती है, तो WHO का एक रिपोर्ट मैंने देखा था, वो स्थिति काफी भयावह होने वाली है बिहार के अंदर। अगर इसको टेस्ट करके और कोरोना के चेन को नहीं तोड़ा गया, तो आने वाले हालात जो है बहुत बुरे होंगे, जिसको संभालना नामुमकिन होगा विकास जी। सैयद साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस समय अपने दोस्तों के साथ, बहुत अपने धन्यवाद आपका पापरे भी लोगों के साथ विकास जी। जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। और मैं अपने सभी जी, दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप देखिए, जो भी यथासंभव मदद हो सकती है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है कि इस आवाज को पहुंचाने के लिए, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके, उनकी मदद हो सके। और एक लास्ट प्रश्न, क्या आपको लगता है कि आने वाले बिहार के चुनाव में स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा मुद्दा बन पाएगा, या फिर वही जातिगत राजनीति, दलगत राजनीति? नेवर नेवर, ये मुद्दा ना कभी रहा है, ना कभी बनेगा। ना स्वास्थ्य मुद्दा रहेगा, और ना ही एजुकेशन मुद्दा रहेगा। ये तमाम चीजें कहने की बातें हैं। हर बार जो है वो कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन जो है वो जाति बेस पे होता है। टिकट्स के बंटवारे भी जो हैं वो उसी बेसिस पे किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समीकरण बैठाए जाते हैं। वो तमाम चीजों से बहुत बखूबी मैं अवगत हूँ। मैं जानता हूँ इस चीज को, बड़ा खुल के इस बात को रखना चाहूंगा कि अगर ये चीजें स्टॉप नहीं हुई,
जातिगत आधार पे टिकट का बंटवारा और वो समीकरण के आधार पे तमाम चीज़ों को जो है राजनीति करने की जो तरीके हैं उसको अगर स्टॉप नहीं किया गया, अगर बुनियादी चीज़ों को देखते हुए वोट नहीं किया गया, अगर स्वास्थ्य को देखते हुए वोट नहीं किया गया, एजुकेशन को देखते हुए वोट नहीं किया गया और तमाम बुनियादी चीज़ों को देखते हुए वोट नहीं किया गया, अपने प्रतिनिधि को नहीं चुना गया, तो समझ लीजिए कि ये हालात जो हैं बदलेंगे नहीं, इससे और जो है खतरनाक धीरे-धीरे होते जाएँगे ये हालात। तो कहीं न कहीं देखिए आज के डेट में एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कह दूँ कि दिल्ली के अंदर काम हुआ है, तो बहुत सारा अच्छा काम हुआ है और काम के बेसिस पे वो वापस भी आए हैं। तो काम तो करना होगा और वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, जातिगत आधार पे वोटिंग नहीं करते हैं, बहुत पढ़े-लिखे और एक अच्छी जो है अच्छे लोग हैं वहाँ पे। तो चूँकि यहाँ पे चीज़ें क्या हैं कि ऐसी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं कि फलाँ जाति का आया है हमारा कैंडिडेट और हम तो एक तरफ़ा भाई उसी को वोट देंगे। भले ही मुद्दा जो है वो धरा का धरा रह जाए, स्वास्थ्य कितना भी खराब हो जाए, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग कितना भी खराब हो जाए, आप बुनियादी चीज़ों पे अगर बात करेंगे तो ये बात समझ नहीं आएगी। अगर ये बात समझ नहीं आती विकास जी, तो फिर हालात और बदतर नज़र आएँगे। ये हमको समझना होगा, सोचना होगा और सोच समझ के अपने अपने नुमाइंदे को, अपने जनप्रतिनिधि को चुनना होगा विकास जी। साजिद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आपसे आज विदा बहुत लेता हूँ। धन्यवाद। साजिद जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर हमें बताया कि क्या इस समय वहाँ पे हालात हैं, कैसे आप लोग उनकी मदद कर सकते हैं। और ये मेरी अपील है लोगों से कि जब तक वो अ, अपनी ज़रूरत से जुड़े मुद्दों को, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिक्योरिटी, इनको मुद्दा नहीं बनाएँगे, ऑब्वियसली सरकार इनको मुद्दा मानेगी भी नहीं। तो इसी के साथ हमारे आज की वी द पीपल एपिसोड में मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।